दोस्तों, आज हम जिस बीमारी को लेकर डॉक्टर विनोद जहांगीर जी से बात करेंगे, वह है अस्थमा। ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि अस्थमा एक गंभीर बीमारी है, जबकि ऐसा नहीं है। अस्थमा सामान्य सांस का रोग है, इसको दवाइयों से सही किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं अस्थमा से जुड़ी समस्त जानकारियाँ डॉक्टर विनोद जहांगीर जी से। अस्थमा कितने तरह का होता है? क्या एलर्जी से भी अस्थमा होने के चांसेस होते हैं? अस्थमा के बारे में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये एक गंभीर सांस का रोग है, पर ऐसा नहीं है। अस्थमा सबसे कॉमन पाया जाने वाला सांस का रोग है, पर ये गंभीर बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम आराम से दवाइयों द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। सभी तरह की जो सांस की बीमारियां हैं, उसको आमतौर पे लोग अस्थमा समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। श्वास श्वास की बीमारियां बहुत तरह की होती है। अस्थमा सबसे कॉमन वाली डिजीज़ है। अस्थमा की तरह एक सीओपीडी नाम की बीमारी भी होती है, जो बीड़ी पीने वाले 40 साल के ऊपर वाले लोग होते हैं, उनमें पाई जाती है। अस्थमा जनरली कम एज में अपीयर हो जाता है और ये एलर्जी से इंड्यूस होता है। यानी कि अस्थमा के ज़्यादातर मरीज जो होते हैं, वो एलर्जी से ग्रसित होते हैं। चाहे वो नाक की एलर्जी हो, चाहे वो स्किन की एलर्जी हो सकती है, आँखों की एलर्जी हो सकती है। तो इस तरह की जो फैमिली हिस्ट्री होती है एलर्जी की, उन लोगों में अस्थमा कॉमनली मिलता है। यानी कि अगर माता पिता को एलर्जी है, तो बच्चों में एलर्जी होने की संभावना होती है। वो चाहे नाक की एलर्जी भी हो सकती है और लंग्स की एलर्जी भी हो सकती है। तो लंग्स की एलर्जी अगर है, तो वो एक तरह से अस्थमा के रूप में लक्षण सामने आते हैं। दूसरा, श्वास की जो दूसरी बीमारियां हैं, जैसे एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज नाम की बीमारी होती है, सीओपीडी होती है, तो इनको अपन अस्थमा समझने की भूल ना करें। अस्थमा अलग बीमारी है और दूसरी तरह की श्वास की बीमारी अलग बीमारी है। अस्थमा के लक्षण क्या-क्या होते हैं? तो अस्थमा का जो सबसे कॉमन लक्षण है, वो है सांस फूलना। पर हर अस्थमा के मरीज का सांस नहीं फूलता है। कुछ मरीजों में केवल खांसी चलती है। इस तरह की जो खांसी होती है, वो मौसम बदलने के साथ आती है, जाती है, यानी कि एपिसोड्स आते रहते हैं। कभी कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी। कुछ लोगों को रात को सोते वक्त ही खांसी चलती है। तो ये शुरुआती लक्षण अस्थमा के मरीजों में मिल सकते हैं। दूसरा, चेस्ट में टाइटनेस। कई बार अस्थमा के मरीज को और कोई लक्षण नहीं होता, बस छाती में जकड़न महसूस होती है। जैसे चलता है तो छाती में जकड़न महसूस होती है, साइकिल चलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ इस तरह के व्यायाम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उनको छाती में जकड़न महसूस होती है। तो उसमें भी अस्थमा हो सकता है। तीसरा है सांस के साथ सीटी की आवाज़ आना। तो अगर व्यक्ति के सांस के साथ सीटी की आवाज़ आ गई, जिसको हम व्हीजिंग साउंड बोलते हैं, तो भी अस्थमा का एक बहुत कॉमन लक्षण है, सांस के साथ सीटी की आवाज़ आना। कई जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको रात को सोते टाइम सांस के साथ घर घर की आवाज़ आती है, सीटी की आवाज़ आती है, तो ये अस्थमा का लक्षण हो सकता है। इसके साथ अस्थमा के मरीजों में कई प्रकार के एलर्जी के लक्षण भी साथ के साथ मिलते हैं। जैसे एक्जिमा मिल सकता है, यानी कि स्किन की एलर्जी मिल सकती है। नाक की एलर्जी, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, यानी कि नाक का मौसम बदलने के साथ साथ बहना, छींकें आना, बहुत सारी छींकें एक साथ आना, नाक बंद रहना, तो ये लक्षण भी अस्थमा के मरीजों में साथ साथ में मिलते हैं। अस्थमा का पता कैसे लगाया जा सकता है? पीएफटी क्या होता है? तो इसका डायग्नोसिस बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो जो भी आपके चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको कुछ सामान्य टेस्ट की सलाह दे सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, और एक्सरे भी करा सकते हैं। आपका नाक का एक्सरे भी कराया जा सकता है। साथ के साथ जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो डायग्नोसिस मेथड है इसका, वो है पीएफटी, यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको स्पायरोमेट्री भी बोलते हैं। इसमें कंप्यूटरी जो डिवाइस है, उससे हम मरीज की जो लंग्स की कैपेसिटीज़ है, उसको मेजर करते हैं, और उस मेजरमेंट के साथ साथ उसका रिवर्सिबिलिटी टेस्टिंग भी करते हैं, यानी कि उसकी फेफड़ों की क्षमता कितनी है, और साथ के साथ उसको दवाइयों से कितना आराम आ रहा है, इस चीज़ का भी उसमें टेस्ट किया जाता है। अगर पेशेंट को रिवर्सिबिलिटी मिल रही है, मतलब पेशेंट के सांस की नलियाँ नॉर्मल हो रही है दवाइयों से, तो फिर उसको हम अस्थमा लेवल करते हैं, यानी कि अस्थमा का डायग्नोसिस में हम बनाते हैं। अस्थमा का उपचार कैसे होता है? तो अस्थमा का उपचार सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इसमें इनहेलर है। इनहेलर, जिसको हम सामान्य भाषा में पंप भी कहा जाता है। तो इनहेलर की बहुत तरह की अलग अलग तरह की डिवाइसेस होती हैं। उसको हम उम्र के अनुसार, व्यक्ति की जो खींचने की क्षमता है, उसके अनुसार हम चयन करते हैं कि कौन से व्यक्ति में कौन से प्रकार का इनहेलर उपयुक्त रहेगा।
उसके अनुसार ही हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें जो सबसे बढ़िया डिवाइस और सबसे बढ़िया जो ड्रग है वो हम इस्तेमाल करते हैं व्यक्ति की उम्र के अनुसार, उसकी जो लंग्स की कैपेसिटी है उसके अनुसार। इनहेलर के बारे में आमतौर पर भ्रांति ये रहती है कि इनहेलर एक बार ले लिया तो जीवन भर लेना पड़ेगा, जबकि ये गलत है। ये भ्रांति बिल्कुल भी सही नहीं है। इनहेलर को डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि हम जो हमारी सांस की नलियों में अवरोध हो रहा है, सांस की नलियों में जो रुकावट हो रही है जिसकी वजह से अस्थमा के लक्षण आ रहे हैं, उसको हम दूर कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट सांस की नली में ही दवा डाल रहे हैं। तो ये केवल एक दवा डालने का मेथड है। जैसे हम सिरप लेते हैं, टेबलेट लेते हैं या कोई इंजेक्शन लेते हैं, तो ये अलग अलग मेथड है दवाओं को पहुंचाने के। जैसे आँख में आई ड्रॉप डालते हैं, उसी तरह से हम लंग्स में डायरेक्ट दवा पहुंचा रहे हैं। तो ये केवल दवा पहुंचाने का एक तरीका है। इससे जो ब्लड सर्कुलेशन में दवा बहुत कम मात्रा में जाती है, तो शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। और इसमें जो डोज होती है इनहेलर में, वो भी गोली, टेबलेट, सिरप की तुलना में बहुत ही कम डोज होती है इसमें। तो एक तो खून में नहीं जा रही है दवा, बहुत कम जा रही है, एक डोज भी कम है, तो इसलिए न तो कोई इसकी आदत पड़ती है न इससे कोई नुकसान होता है। तो इस भ्रांति को दूर करें कि इनहेलर्स को नुकसान होता है, कोई आदत पड़ती है। तो इनहेलर कोई भी जो डॉक्टर आपको लिख रहा है उसको नियमित रूप से अस्थमा के मरीज को रेगुलर लेना चाहिए। इससे उस टाइम भी आपको सांस में आराम रहेगा, उस टाइम भी आपके लक्षण कंट्रोल रहेंगे, और साथ के साथ मरीज को जो आगे जो उसकी लंग्स की कैपेसिटी कम होने वाली है वो भी डिटोरेट नहीं होगी, वो भी खराब नहीं होगी। और उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ जो लंग्स की कैपेसिटीज कम होती है तो वो ज़्यादा खराब नहीं होगी पेशेंट की। तो इनहेलर का इस्तेमाल रेगुलर करना है। अस्थमा में व्यक्ति को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहली जो सावधानी है वो तो एक तो नियमित दवा है। इसमें दवा बहुत लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है, और ये रिवर्सिबल डिजीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज है, पर इसमें बीच बीच में लक्षण आते हैं, एपिसोड्स आते रहते हैं। किसी व्यक्ति को ज़्यादा भी हो सकता है, किसी व्यक्ति को कम भी हो सकता है। तो डॉक्टर आपके लंग्स की मेजरमेंट करके उसके अनुसार दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसके अनुसार आप दवा रेगुलर लेते रहें, बीच में ब्रेक ना करें, और बीच बीच में आप लंग्स के फंक्शन की जांच कराते रहें। तो सबसे बड़ी सावधानी तो यही है। दूसरी बड़ी सावधानी, किसी भी प्रकार की स्मोकिंग या नशा नहीं करना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो डायरेक्ट आप स्मोक का जो धुआं है वो अंदर लंग्स में डाल रहे हैं, फेफड़ों में डाल रहे हैं। अगर फेफड़ों में आप धुआं डालेंगे तो न तो दवा काम करेगी, और आपका जो अस्थमा का लेवल है वो भी बढ़ता रहेगा। तो इसलिए धूम्रपान तो बिल्कुल वर्जित है अस्थमा के मरीजों में। तीसरा, आपको जो अपनी जो दिनचर्या है वो इस तरह से रखनी पड़ेगी कि जैसे मान लो कोई फैक्ट्री में काम करता है या कोई केमिकल से एक्सपोज हो रहा है कंटिन्यू, तो उसको ट्रिगर मिल रहा है बाहर एनवायरनमेंट से। अस्थमा के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे धूल है, धुआं है, केमिकल्स हैं, खुशबू है, परागकण है, पेड़ पौधे हैं, फर वाले जानवर हैं, फंगस है। तो इस तरह के जो ट्रिगर्स होते हैं इनसे अवॉइडेंस रखना है। तो ये जो ट्रिगर्स हैं इनको आपको खुद को स्कैन करना पड़ेगा। आपको खुद को धीरे धीरे पता लग जाएगा कि मुझे किस किस चीज़ से प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो उसको आपको अवॉइड करना है, उससे आपको एक्सपोज होने से बचना है। तो जितना आप कम एक्सपोज होंगे उतना आपको लक्षण कम आएंगे, उतना आपको दवा कम लेनी पड़ेगी। तो ये एक सावधानी बरतनी है। तीसरा एक इम्पोर्टेंट सावधानी अभी रिसेंटली कोविड के दौरान हमने सीखी है, एक तो मास्क का उपयोग। तो मास्क के उपयोग से भी हमने देखा है कि मास्क के उपयोग से अस्थमा के मरीजों में लक्षण कम पाए गए हैं। तो अगर आपको बार बार बाहर जाना पड़ता है या ऐसे एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है जहाँ से आपको ट्रिगर मिलता है, तो आप मास्क का उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक वैक्सीनेशन भी नया इसमें जोड़ा गया है। तो वैक्सीनेशन भी आपके जितने भी वैक्सीन हैं जिससे आपके ट्रिगर्स से आप बच सकते हैं, जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन भी आता है एडल्ट के लिए, कोविड का वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है। इस तरह के कुछ एडल्ट वैक्सीनेशन जो वयस्कों के लिए प्रमाणित हैं वो आप लगवा सकते हैं। इससे आपके अस्थमा की जो तीव्रता है वो भी कम रहेगी। तो देखा ना दोस्तों, जिसे हम गंभीर सांस का रोग समझ रहे थे उसका इलाज दवाइयों से भी संभव है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नए डॉक्टर के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।